Hello students, you are welcomed on the online platform of ND Ganga School Khairtal. And today we will start the textbook Flamingo. Students, I tell you that according to the guideline of CBSE, the 3 chapters have been deducted from your syllabus from the book Flamingo. These are chapters that have been deducted. These are poets and pancakes. This chapter has been deducted, and also 2 chapters, the interview and the going places. These chapters have been deducted from your syllabus. And in the prose section, one poetry, a roadside stand, a roadside stand this poetry has been also deducted. Okay students, that you are to full focus on the 5 chapters that are rest of the chapters in your syllabus. This is the last lesson. You know that this is very important topic because every year the questions are asked on this chapter. Okay, the last lesson and the lost spring, deep water and the deep water, and the chapter indigo and the rat traps. These are the 5 chapters are remaining in your syllabus. Okay students, तो हम जो आज जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं वो हमारा जब चैप्टर है वो है हमारा चैप्टर द लास्ट लेसन. ओके स्टूडेंट्स, विच इज़ द चैप्टर टुडे वी विल स्टार्ट द लास्ट लेसन अबाउट द ऑथर. तो सबसे पहले हम ऑथर के बारे में जान लेते हैं. Okay, Alphonse Daudet. This is the author of this chapter. इसका जो बर्थ हुआ था वो हुआ था 1840 and 1897 में इनकी मृत्यु हुई थी. वाज ए फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर. ओके, तो ये एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे. नॉवलिस्ट का मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं उपन्यासकार. क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? यानी कि नॉवलिस्ट का मतलब होता है उपन्यासकार. ओके, तो उपन्यासकार इसका मतलब होता है, तो नॉवलिस्ट होता है उपन्यासकार. ओके स्टूडेंट्स, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और साथ में एक लघु कथा लेखक भी है. यानी कि छोटी छोटी जो कहानियाँ लिखने वाले व्यक्ति होते हैं उनको शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हम उसको कहते हैं. ओके, द लास्ट लेसन इज द सेट in the days of the Franco-Prussian War 1870 to 1871 in which France was defeated by Prussia. ओके, तो लास्ट लेसन जो हमारा ये चैप्टर है ये उन दोनों की बात है जब फ्रांस और पर्शिया के बीच में युद्ध हुआ था. कब? जब फ्रांस और पर्शियन जो थे उनके बीच में एक युद्ध हुआ था. ठीक है, उसको फ्रांसो-पर्शियन वॉर के नाम से भी जानते हैं. वो 1870 से लेके 1871 तक वो युद्ध चला था जिसमें फ्रांस जो था वो डिफीट कर गया था. यानी कि पर्शिया के हाथों वो क्या हो गया था? हार गया था. फ्रांस को पर्शिया के हाथों हार प्राप्त हुई थी. ओके स्टूडेंट्स, तो किसको हार प्राप्त हुई थी? यानी कि जो फ्रांस था उसको पर्शिया के हाथों जो है वो हार प्राप्त हुई थी, लेड बाय बिस्मार्क. और जो पर्शियन सेना थी यानी कि जो पर्शियन आर्मी थी उसका नेतृत्व करने वाले कौन थे? बिस्मार्क थे. ओके स्टूडेंट्स, पर्शिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया. तो हम बात करें उन दिनों की कि उन दिनों जो पर्शिया था, जो आज का हमारा जो हम बात करें जो जर्मन राष्ट्र है, जो पोलैंड देश है और जो ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्से हैं, ठीक है,
वो आज का पर्शिया है। कहने का मतलब पर्शिया आज के समय में जर्मन, पोलैंड और ऑस्ट्रिया 3 हिस्सों में बंट चुका है। ठीक है, तो पहले पूरा क्षेत्र जो था पर्शिया के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज जो है ये जर्मन के नाम से, पोलैंड के नाम से और ऑस्ट्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये बात बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आ गई होगी। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेक, इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन, एल्सेक और लॉरेन हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स। और इस कहानी के हम बात करें, यानी कि लास्ट लेसन में हम जो पढ़ने वाले हैं, तो अंत में होता क्या इस कहानी में, जो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट थे, फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट की बात करें, एक तो अल्सेक था और दूसरा कौन सा था, लॉरेन। तो अल्सेक और लॉरेन जो थे वो पर्शियन हाथों में चले गए, यानी कि पर्शिया के अधीन हो गए। किसके अधीन हो गए स्टूडेंट्स? पर्शिया के अधीन हो गए। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। चलो आओ और इस कहानी को हम पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि स्कूल के जीवन पर इस युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा, क्या इफेक्ट पड़ा। ठीक है, तो यानी कि फ्रांसो जो पर्शियन वॉर था उसका स्कूल लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ा। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये तो था हमारा अबाउट द ऑथर, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर, हु रॉट इट एंड व्हाट इज द स्टोरी अबाउट इट। ओके, तो लेट्स वी रीड। आई started for school very late that morning and was in great dread of a scolding. I started for school every late that morning and was in great dread of a scolding, especially because Mr. M. Hamel had said that he would caution us on participles. Caution ये पूछा जा सकता है, यानी कि जो हमारे, क्योंकि जो लिटरेचर पोर्शन है उसमें अब की बार जो है MCQs के क्वेश्चन भी पुटअप हो सकते हैं। सो यू आर टू लर्न, ठीक है ना, द एग्जैक्ट प्लेस, एग्जैक्ट थियरी एंड एग्जैक्ट नेम ऑफ एनी प्लेस। ओके, तो सो यू आर टू कंसीडर। तो जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो किस पर, पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड द स्पेंडिंग द डे out of doors. It was so warm, so bright, the birds were chirping at the edge of the woods and the open field back of the sawmill the Prussian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule for participle, but I had the strength to resist and hurried off to school. Okay students, so that I explain this paragraph to you. Okay, I started for school very late. I started school for very late that morning. कि उस दिन, यानी कि उस समय, उस सुबह की बात है, मैं स्कूल बहुत लेट पहुंचा। ठीक है, एंड वाज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ ए स्कोल्डिंग, और मैं बहुत ज़्यादा ग्रेट ड्रीड में था, मतलब भयानक डरा हुआ था कि कहीं मेरे को फटकार ना पड़े। तो मैं फटकार के लिए डरा हुआ था कि मैं स्कूल में जाऊं और मुझे वहाँ कोई डांटेगा। स्पेशली बिकॉज एम हेमल और हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, और विशेष रूप से मैं एम हेमल की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि वो आज है वो पार्टिसिपल पर क्वेश्चन करेंगे। किस टॉपिक पर? पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन करेंगे। स्टूडेंट्स, आई टेल यू दैट what is the participle. You know that the participle is a topic of English grammar, and in this topic this cover the non-finite verb, because you know that this is the part of non-finite verb. Okay, तो वो participle का topic होता है। तो विशेष रूप से मैं एम हेमल ने जो मुझसे कहा था कि वो आज हमसे participle पर क्वेश्चन करेंगे, and I did not know the first word about them, और मुझे तो इस चैप्टर का एक सिंगल अक्षर भी मालूम नहीं था। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। एक बार तो मैंने एक समय के लिए, कुछ क्षण के लिए मैंने सोचा क्यों ना मैं स्कूल से भाग जाऊं
और अपना पूरा दिन स्कूल से बाहर जाकर बिताऊं। कहाँ बिताऊं? डे आउट ऑफ डोर्स, यानी कि पूरा दिन जो है, डोर्स का मतलब यहाँ स्कूल से है, तो मैं स्कूल से बाहर जाकर यहाँ अपना पूरा दिन बिताऊं। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, क्योंकि आज का दिन जो था वो गर्म था, यानी कि आज गर्मी थी और बिल्कुल उजाला था, मतलब किसी प्रकार के कोई बादल वगैरह नहीं थे। सो ब्राइट, धूप जो खिलखिला रही थी। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ वुड्स, और जो जंगल था, जंगल के किनारों पर, यानी कि जंगल पास में ही पड़ता था, तो जंगल के किनारे पर, एज का मतलब होता है किनारा। स्टूडेंट्स, एज का जो मतलब होता है वो क्या होता है? किनारा। तो एज का मतलब होता है किनारा, ठीक है। तो वहाँ पे जो पक्षी थे वो जंगल के छोर पर चहचहा रहे थे। एंड द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल, सॉ मिल का मतलब होता है आरा मशीन। क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? आरा मशीन इसका मतलब होता है, ठीक है, इसको सामिल बोलते हैं। तो जो सामिल लगी हुई थी उसके पीछे खुले खेत थे, मैदान थे। द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और पर्शियन जो सैनिक थे, क्योंकि आपको पता है फ्रांस पर किसका अधिकार हो गया था? पर्शियन सेना का अधिकार हो गया था। तो वहाँ जो पर्शियन सेना थी वो वहाँ पर ड्रिलिंग कर रही थी। ड्रिलिंग का मतलब होता है अभ्यास करना। ड्रिलिंग का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है? वो अभ्यास कर रहे थे, यानी कि एक्सरसाइज वार्म अप कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ द पार्टिसिपल्स। हाँ, मैं इतना ज़रूर कह सकता था कि स्कूल के वो जो टॉपिक थे, यानी कि पार्टिसिपल्स के जो रूल थे, उनसे कहीं ना कहीं बेहतर मैं इन चीज़ों को देखकर खुश हो रहा था। यानी कि वो चीज़ें मुझे ज़्यादा बेहतर लगी। कौन सी चीज़ें? जो मैं स्कूल से बाहर आकर देख रहा था, जैसे पक्षियों का चहचहाना, ठीक है, पीछे आरा मशीन के पीछे जो पर्शियन सैनिक थे उनका अभ्यास करना। तो ये सब दृश्य मुझे लालायित कर रहे थे, यानी कि मुझे फैसिनेट कर रहे थे। क्या कर रहे थे स्टूडेंट्स? मुझे फैसिनेट कर रहे थे, ठीक है। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। किंतु निश्चित तौर से, यानी कि मैं इतना कह सकता हूँ, यानी कि मैं जो ये सब चीज़ें देख रहा था, हालांकि ये चीज़ें मुझे रोक नहीं सकी, यानी कि अपने आप ये चीज़ें मुझे प्रभावित नहीं कर सकी, और मैं जल्दी से क्या हो गया? स्कूल की तरफ भाग गया। तो मैं स्कूल की तरफ से भागा, यानी कि ऐसा नहीं हुआ कि मैं उन चीज़ों से फैसिनेट हो गया और फैसिनेट होने के कारण मुझे स्कूल का ख्याल ही नहीं आया। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपनी पूरी ताकत को वापस से जुटाया, यानी कि आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट। रेजिस्ट का मतलब जुटाना। तो मैंने अपनी पूरी ताकत को वापस से जुटाया और मैं वापस दोबारा से स्कूल की तरफ भाग पड़ा। स्टूडेंट्स, कहाँ गया मैं? स्कूल। अब आपको पता है कि स्कूल का जो टाइम होता है, उस टाइम के अकॉर्डिंग छुट्टी होने का जो समय, स्कूल जाने का जो समय है, वो हमें पता होता है। अगर हम 1 मिनट भी लेट हो जाते हैं तो हमें बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। टीचर क्या कहेंगे, क्या हमारे साथ हो सकता है, हम मुसीबत में पड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ख्याल तो आते ही हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंड द नेक्स्ट पैराग्राफ इज व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वाज ए क्राउड in the front of the bulletin board. For the last 2 years all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? Okay students, तो देखो स्कूल में पहुंचने के बाद जो उसके साथ होता क्या है, अभी हालांकि इसके नाम का यहाँ पे कोई नरेशन मिलता नहीं है, क्योंकि नाम का वर्णन जो है आगे होगा, ठीक है, नाम अभी तक नहीं दिया गया है। तो वी एक्सप्लेन दिस, ओके, वी एक्सप्लेन दिस। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। किंतु जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा, कहाँ से गुजरा? टाउन हॉल के पास से गुजरा, तो वहाँ पे एक भीड़ थी। क्राउड मीन्स भीड़ थी। इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड आपको पता ही है स्टूडेंट्स, बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? बुलेटिन बोर्ड जो होता है उस पर आपको पता है, स्कूल में भी आपने बुलेटिन बोर्ड देखा होगा कि हमारे स्कूल के जितने भी नोटिस वगैरह वहाँ लगाए जाते हैं,
वो जगह ही बुलेटिन बोर्ड होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, यानी कि हम उसको कह सकते हैं जहाँ पे नोटिस आदि चस्पा किए जाते हैं, यानी कि क्या किए जाते हैं, चस्पा करना। तो नोटिस को चस्पा करना, या जिस जगह जिस बोर्ड पर आपने स्कूल के बाहर कभी देखा होगा जो गैलरी वगैरह होती है, तो उसमें आपको नीले रंग का एक बोर्ड दिखाई देता है, जिस पे नीले रंग का एक कपड़ा सा लगा होता है और उस पर हम नोटिस वगैरह लगाते हैं, तो वही जो बोर्ड होता है उसको बुलेटिन बोर्ड के नाम से जाना जाता है। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, क्योंकि पिछले 2 सालों से, पिछले जो 2 साल गुजर गए थे, ऑल आर बैड न्यूज़, जितनी भी बुरी खबरें हुआ करती थी, हैड कम फ्रॉम देयर, तो उस बुलेटिन बोर्ड पर वो ज़रूर मिलती थी। क्योंकि आपको पता है जब कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के अधीन हो गया है तो डेफिनेटली उसके कमांड का ही हमें क्या करना पड़ेगा, उसके कमांड को फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम बात करें कि इंडिया में जब ब्रिटिश ने हमारे यहाँ पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया था, हमें कहने का मतलब अपने आप स्लेव में ले लिया था, अपनी गुलामी में ले लिया था, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब हमें अंग्रेज़ों के नियमों का ही पालन करना पड़ा, मजबूरी थी हमारी, हम ना चाहकर भी उनके नियमों को फॉलो करेंगे, उनके रूल्स को फॉलो हमें करना ही पड़ता है। तो इसी तरीके से जितनी भी बुरी खबरें जो फ्रांस राष्ट्र के लिए आती थी, उस बुलेटिन बोर्ड पर वो सभी प्रकार की खबरें हमें देखने को मिलती थी। क्लियर है? तो मैं टाउन हॉल की बात कर रहा हूँ, इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द स्कूल, इट इज़ द सेपरेट पोर्सन, टाउन हॉल। ओके, टाउन हॉल कोई स्कूल में नहीं है, ध्यान रखना। टाउन हॉल बाहर जो एक टाउन हॉल कहने का मतलब जहाँ सरकारी आदेश वगैरह आते हैं और सरकारी आदेशों को वहाँ पर नोटिस के थ्रू लोगों के बीच में बताया जाता है, तो वहाँ टाउन हॉल जो एक सरकारी दफ्तर है, टाउन हॉल क्या है, एक सरकारी दफ्तर है। तो वहाँ पे देखा उसने, तो वहाँ पे उसने ये भी पढ़ा, ये भी जान लिया कि यहाँ पर जितनी भी 2 सालों से बुरी खबरें आ रही हैं वो उसी बुलेटिन बोर्ड पर चस्पा की जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें कौन सी बुरी खबरें हो सकती हैं, बुरी खबरों के अंदर जैसे द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर। लॉस्ट बैटल्स का मतलब हारे हुए युद्ध, बैटल का मतलब क्या होता है, युद्ध, बैटल का मतलब होता है युद्ध, ठीक है। और वॉर होता है, देखो एक बड़े स्तर पर जो युद्ध होते हैं उसको वॉर बोलते हैं, और बैटल थोड़े छोटे लेवल पे हो जाते हैं। किस पर हो जाते हैं स्टूडेंट्स, छोटे लेवल पर हो जाते हैं, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। तो लॉस्ट बैटल्स यानी कि हारे हुए युद्ध जो थे उनकी भी यहाँ पे, इसके अलावा ड्राफ्ट, जितने भी इसके अलावा हमारे पास क्या आते थे, ड्राफ्ट आते थे। क्या आते थे स्टूडेंट्स, ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब किसी भी काम को करने के लिए आया हुआ एक नोटिस, उसको हम ड्राफ्ट बोलते हैं। इसके अलावा द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और सरकारी जो कमांडर थे यानी कि जो आदेश दिया करते थे उनके भी जो हमारे पास ऑर्डर थे वो भी बुलेटिन बोर्ड पर लगाए जाते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, ठीक है, और मैं बिना रुके मैंने अपने आप ही सोचा, मतलब मैं रुका नहीं लेकिन फिर भी मैंने एक बार सोच लिया, वॉट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या हो सकता है, मतलब अब आगे क्या होने वाला है। क्योंकि आपको पता है एक्साइटमेंट तो होती है कि कोई आदेश आया, बुलेटिन बोर्ड पर लगाया, तो किस बारे में कोई सूचना हो सकती है। तो इसी तरीके से उस बच्चे ने जो अभी स्कूल की तरफ वापस भाग रहा था, तो बिना रुके ही वो सोचने लगा कि अब क्या हो सकता है। ओके, सो लेट्स वी रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ। ओके, then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith master who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, don't go so fast Bob, you will get to your school in plenty of time। ओके, तो यहाँ पर आगे किस प्रकार की घटना घटित होती है उसके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। तो देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, तो मैं इतनी तेज़ी से दौड़ने लगा जितना मैं दौड़ सकता था, यानी कि जितनी मेरी में क्षमता थी उतनी तेज़ मैं दौड़ने लगा, क्योंकि कहीं मैं स्कूल के लिए लेट नहीं हो जाऊं। द ब्लैक स्मिथ, तो एक लुहार जिसका नाम है वास्टर, क्या नाम है, वास्टर, जो एक लुहार है, हु वाज देयर, वो वहाँ पर बैठा हुआ था,
विद हिज अप्रेंटिस, और उसका एक शिष्य भी, अप्रेंटिस का मतलब एक प्रशिक्षु जो उसके साथ काम करने वाला जो सहायक होता है, तो वो उसके साथ बैठा हुआ था। रीडिंग द बुलेटिन, और वो भी वहीं बुलेटिन पढ़ रहा था। यानी कि जब मैं वहाँ से गुजर रहा था तो वहीं पर क्या बैठा हुआ था, कौन बैठा हुआ था, यानी कि वो ब्लैक स्मिथ बैठा हुआ था और वो बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, और उसके बाद उसने मुझे बुलाया। डोंट गो सो फास्ट, इतनी तेज़ी से आप मत दौड़ो। बब, बब का मतलब होता है बच्चा, या बब किसके लिए आया है, बच्चे शब्द के लिए। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास जो है विद्यालय जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए काफ़ी समय बचा हुआ है, इसलिए तुम समय पर ही अपने स्कूल में पहुंच जाओगे। ओके स्टूडेंट्स, इट हैज़ बीन क्लैरिफाइड। ओके, सो द नेक्स्ट पैराग्राफ, आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड मिस्टर हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। ओके, मैंने सोचा कि वह मेरे साथ मजाक कर रहा था, मैंने सोचा कि वह मेरे साथ मजाक कर रहा था। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और उसके बाद क्या हुआ, यानी कि मैं दौड़ तो रहा था और मैंने दौड़ते दौड़ते ही यानी कि बुलेटिन बोर्ड के बारे में सोचा था, और दौड़ते दौड़ते जब मैं दौड़ रहा था तो उसी समय जो लोहार था, कौन, वॉस्टर, तो वो अपने अप्रेंटिस के साथ था, बुलेटिन बोर्ड पढ़ रहा था। तो उसने मुझे तेज़ी से पीछे से पुकारा, कितनी तेज़ी से, तुम मत भागो, अभी तुम्हारे पास काफ़ी समय बचा हुआ था। तो इसके बाद मैंने सोचा कि वह मजाक कर रहा था, और अब क्या हुआ कि मैं हाँफते, यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन, नेक्स्ट पैराग्राफ, यूजुअली व्हेन school begin, there was a great bustle which could be heard out in the street. The opening and closing of the desk, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table, but now it was also still. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. Through the windows I saw my classmates already in their places, and M. Himal walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. Okay, I was, but nothing happened. M. Himal saw me and said very kindly, go to your places quickly, little French, यानी कि उस बच्चे का नाम भी यहाँ पे आ चुका, फ्रेंच नाम था। We were beginning without you. Okay students, तो वी एक्सप्लेन, यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन, यानी कि सामान्यतः जब क्या होता था, स्कूल शुरू होता था, स्कूल स्टार्ट हो जाता था, देयर वाज ए ग्रेट बसल, तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ हुआ करती थी। स्कूल, आपको पता है स्कूल में तो भीड़ होगी बच्चों की, और बाकी लोग भी देखा होगा कि आपने सुबह पेरेंट्स बच्चों को छोड़ने के लिए आएंगे तो भी भीड़ होती है, ये जनरल सी बात है। विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और जब हम गली में हुआ, यानी कि जब हम गली में देखते थे, ये गली की तरफ हमारा जब रुझान हुआ करता था तो हम देखते थे कि वहाँ पर बहुत भीड़ जो है वो देखी जाती थी, और उस भीड़ की आवाज़ हमें सुनाई देती थी। किसकी आवाज़ सुनाई देती थी? भीड़ की आवाज़ हमें सुनाई देती थी, यानी कि विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, तो गली में उस आवाज़ को सुना जा सकता था। किसको? जो बसल हुआ करती थी, जो हल्ला शोर हुआ करता था, हल्ला गुल्ला हुआ करता था, उसको आराम से सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ डेस्क, साथ में जो डेस्क हुआ करती थी उसके खुलने और बंद होने की आवाज़ भी आया करती थी। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन का मतलब होता है एक मत या एक स्वर होकर, तो एक स्वर में जो पाठ का यानी कि जो लेसन हुआ करता था उसका रिपीटिशन किया जाता था, तो भी बहुत तेज आवाज़ आया करती थी। वेरी लाउड, बहुत तेज। विद आर हैंड्स और आर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और हम अपने हाथों से अपने कानों पर यानी कि कानों को ढक लिया करते थे, कानों पर हम लगा लिया करते थे ताकि हम बेहतर तरीके से सुन सकें।
यानी कि कई बार नहीं होते कि हम अपने कानों पर हाथ लगाते हैं और बड़े ध्यान से उस चीज़ को सुनने की कोशिश करते हैं। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। रूलर, यू नो दैट रूलर, व्हाट इज द रूलर? रूलर यहाँ पे जो छड़ी होती है टीचर के पास, उस छड़ी के लिए यहाँ पे रूलर वर्ड का यूज़ किया गया है। तो टीचर के पास एक बड़ा सा रूलर हुआ करता था और वो टेबल पर उसको रैपिंग किया करते थे। रैपिंग का मतलब होता है, रैप करना का मतलब होता है यहाँ पे कि उसको जोर जोर से मारना, ठीक है। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, किंतु अब क्या था, इस समय यहाँ का माहौल बिल्कुल शांत था। यानी कि वैसे तो प्राय ऐसा हुआ करता था कि आवाज़ें आया करती थी, टीचर अपना डंडा टेबल पर बजाता था, ठीक है, हम अपने कानों पर अपने हाथों को लगाकर बड़े ध्यान से पाठ को सुनने की कोशिश किया करते थे। किंतु आज जो था वो सब कुछ कैसा था, यानी कि बिल्कुल शोर शराबा नहीं था, बिल्कुल शांत था, बिल्कुल शांति बनी हुई थी। ओके, आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। और उसके बाद मैंने सोचा कि किसी न किसी प्रकार का कोई शोरगुल हो सकता है। आई हैड काउंटेड द कॉमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, कि किसी न किसी प्रकार यहाँ शोरगुल हो सकता है। तो मैंने क्या किया, बिना दिखे मैंने सोचा क्यों न मैं अपने डेस्क पर चुपचाप से पहुँच जाऊँ। आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन, ठीक है, तो मैं अपनी जगह पर जाकर दोबारा से व्यवस्थित हो जाऊं, दोबारा से बैठ जाऊं, इसके लिए कि मैं किसी को दिखाई ना दूं। ओके, कि मैं किसी को दिखाई ना दूं। नेक्स्ट, बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। किंतु शायद ही आज का जो दिन ऐसा लग रहा था कि मानो किसी सुबह ऐसी सुबह जो संडे वाले दिन होती है, यानी कि संडे की सुबह के समान आज का माहौल लग रहा था, आज का दिन लग रहा था। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि आज स्कूल भी रनिंग में है, यानी कि बिल्कुल सब कुछ शांत था। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स, और मैंने विंडो के माध्यम से अपनी कक्षा में देखा, मैंने देखा चुपचाप तरीके से, हालांकि मैं क्लास में भी पहुंचा नहीं। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, कि जो सामान्यतः जिन बच्चों की सीट हुआ करती थी उस सीट पर जो बच्चे थे वो पहले से ही बैठे हुए थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। एम हेमल, हु इज द एम हेमल? एम हेमल इज ए फ्रांसीसी टीचर, ओके, हु इज इन द क्लास विद हिज रूलर। तो मैंने जब खिड़की से झांक कर देखा तो सभी छात्र जो थे, जो स्टूडेंट्स थे, वो अपनी सीट पर बैठे हुए थे और एम हेमल जो थे वो इधर उधर आगे पीछे होकर टहल रहे थे और उनके हाथ में जो लोहे का एक डंडा था उन्होंने अपनी कांख में, यानी कि अपनी बाजू में लगा रखा था, ठीक है। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन टू बिफोर एवरीबडी, गो इन बिफोर एवरीबडी। और उसके बाद क्या हुआ कि मैं चुपचाप से, यानी कि मैं, अब क्या हुआ था कि मुझे जाना पड़ा, कहाँ पर? क्लास में। तो मुझे चुपचाप से अब दरवाज़ा खोलकर अंदर जाना पड़ा, ठीक है। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ट एंड हाउ फ्राइटन्ड आई वाज। अब तुम इस बात की कल्पना तो कर ही सकते हो कि मुझे कितनी शर्म आई होगी। यानी कि ब्लश का मतलब होता है शर्माना। ब्लश का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? ब्लश का मतलब होता है शर्माना। अब आप सोच सकते हो कि मैं कितना शर्माया होऊंगा और मुझे कितना डर लगा होगा, मुझे कितना डर लगा होगा। ओके, बट नथिंग हैपन्ड मिस्टर एम हेमल सामी एंड सैड वेरी काइंडली। किंतु कुछ नहीं हुआ और एम हेमल ने मुझे देख लिया और उन्होंने मुझसे कहा, बड़ी विनम्रता में कहा, मतलब पोलाइट रिक्वेस्ट के तरीके से मुझसे कहा, गो टू योर प्लेसेस क्विकली, तुम जल्दी से अपनी सीट पर जाके बैठ जाओ। लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, तुम चुपचाप से अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ। मैंने कहा था ना फ्रेंच उस छोटे बच्चे का नाम है। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, क्योंकि
तुम्हारे आने से पहले ही हम अपना पाठ शुरू करने वाले थे, यानी कि तुम अगर नहीं पहुंचते तो हम अपना पाठ यानी कि हमारा जो लेसन है वो स्टार्ट करने वाले थे। ठीक है। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। मैं तेजी से अपनी बेंच पर जाकर उछला और वहाँ पर जाकर बैठ गया, अपनी डेस्क पर बैठ गया। एंड नॉट टिल देन, और उसके बाद तब तक नहीं, यानी कि मैं अपनी डेस्क पर जब जाकर बैठा किंतु कुछ नहीं हुआ था। आपको पता है कुछ उसके साथ कुछ नहीं हुआ था। ठीक है। और उन्होंने मुझसे क्या कहा, वहाँ आप जाकर बैठ जाओ। मैं खुद अपनी डेस्क पर जाकर बैठ गया, लेकिन तब तक नहीं। When I had got a little over my fright, ठीक है, When I had got a little over my fright, किंतु मैंने तब तक अपने डर पर क्या नहीं पाया था, काबू नहीं पाया था, जब तक मैं अपने डेस्क पर जाकर नहीं पहुंचा था। यानी कि मैंने अपने फ्राइट पर, फ्राइट का मतलब क्या होता है, फ्राइट मीन्स होता है डर। फ्राइट मीन्स क्या होता है, डर। तो फ्राइट मीन्स होता है डर, कि जब तक मैंने अपने आई हैड गोट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब तक कि मैंने थोड़ा सा भी अपने डर पर काबू नहीं पा लिया, तब तक जाकर मैं अपनी सीट पर नहीं बैठा। क्योंकि डर तो लगता ही है टीचर से। तो टीचर से डरने वाली बात ये थी कि उसको पता था कि आज पार्टिसिपल का टॉपिक है, पता नहीं टीचर आज क्या कहेंगे। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, और उसके बाद मैंने देखा कि हमारे जो अध्यापक थे, अध्यापक कौन, मिस्टर एम हेमल। एम हेमल जो है हमारे अध्यापक, उन्होंने आज सुंदर हरे रंग का कोट पहना हुआ था। कैसा, हरे रंग का कोट पहना हुआ था। हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट on inspection and prize days. Besides, the whole school seemed so strange and solemn. Okay, तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया अभी देखिए यहाँ पे, यानी कि हमने बात की कि हिज फ्रिल्ड, यानी कि आज हरे रंग का कोट पहना हुआ था। फ्रिल्ड का मतलब होता है झालरदार, और उसकी झालरदार शर्ट, कैसी शर्ट, झालरदार शर्ट, कि आज उन्होंने झालरदार अपनी शर्ट पहन रखी थी। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी काले रंग की रेशमी जो टोपी थी वो भी उन्होंने पहनी हुई थी। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और वो कैसी थी, कसीदाकारी की हुई। एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कसीदाकारी की हुई। कसीदाकारी आपने देखा होगा, आपने मार्केट में कुछ कपड़े ऐसे देखे होंगे जिस पर डिजाइन वगैरह बने होते हैं, फूल वगैरह जो हाथों से बनाए जाते हैं, यानी कि हस्तकला जिसको बोलते हैं अपन, हैंडलूम वगैरह का सामान आपने खरीदा होगा, तो उस पर नए नए तरीके के डिजाइन लगे होते हैं। ठीक है, तो उसी डिजाइनिंग को हम एम्ब्रॉयडिंग के नाम से जानते हैं, यानी कि कसीदाकारी करना। क्या करना, कसीदाकारी करना। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, और वो उन कपड़ों को कभी नहीं पहना करते थे सिवाय किस किस के, या तो वो उन कपड़ों को इंस्पेक्शन पर पहना करते थे, या उन दिनों पहना करते थे जब प्राइज डेज हुआ करते थे। प्राइज डेज का मतलब जब पुरस्कार वितरण का दिन हुआ करता था, उसी दिन वो अपने कपड़ों को पहना करते थे। ठीक है, नेक्स्ट, बिसाइड द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम, किंतु इसी के साथ ही, बिसाइड्स का मतलब इसी के साथ ही, जो पूरा स्कूल था आज बड़ा अजीब सा लग रहा था, स्ट्रेंज लग रहा था, एंड सोलम, सोलम का मतलब बड़ा गंभीर लग रहा था। आज बड़ा अजीब सा लग रहा था और गंभीरता भी आज मुझे स्कूल के माहौल में लग रही थी। ठीक है, बट द थिंग दैट सरप्राइज मी द मोस्ट वाज टू सी, किंतु वह चीज़ जिसने कि मुझे सबसे ज़्यादा अचंभित किया, सबसे ज़्यादा मुझे आश्चर्यचकित किया, यह देखकर द बैक बेंचेज दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, कि प्राय जो पीछे की सीट खाली रहा करती थी, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्स, कि जहाँ लोग, वहाँ पर क्या थे, आज गांव के लोग जो थे वो उन सीटों पर चुपचाप आकर बैठे हुए थे। ठीक है, मतलब वहाँ उन सीटों पर पहले कोई नहीं हुआ करता था, लेकिन आज गांव के लोग चुपचाप तरीके से वहाँ बैठे हुए थे। लेकिन गांव के लोगों का यहाँ आने का मतलब क्या था, उन सीटों पर बैठने का मतलब क्या था, ये सब जो दृश्य था मैं देख रहा था, ये मुझे आश्चर्यचकित करने वाला लगा।
ओल्ड होसर, और एक उसमें बूढ़ा होसर भी था। एक व्यक्ति जो उसमें था वो बूढ़ा होसर भी था, विद हिज 3 कॉर्न्ड हैट, और उसने तिकोनी टोपी पहनी हुई थी। कैसी टोपी पहनी हुई थी? तिकोनी टोपी पहनी हुई थी, तिकोनी टोपी पहनी हुई थी। द फॉर्मर मेयर, फॉर्मर मेयर यानी कि हम कह सकते हैं कि वो एक भूतपूर्व क्या था? फॉर्मर का मतलब होता है जो रिटायरमेंट ले चुका है। क्या ले चुका है? जो रिटायरमेंट ले चुका है वो क्या बन जाता है? भूत बन जा, भूत का मतलब भूतपूर्व बन जाता है। कहते हैं ना कई बार भूतपूर्व सरपंच, ठीक है, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? फॉर्मर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्मर। तो वो इस शहर का कौन था? फॉर्मर मेयर था। द फॉर्मर पोस्टमास्टर यानी कि भूतपूर्व जो डाकिया था, वो भूतपूर्व डाकिया भी यहाँ बैठा हुआ था। एंड सेवल अदर बिसाइड्स, और इसी के साथ ही कुछ गांव के अन्य लोग भी बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सब कोई मुझे उदास दिखाई दे रहे थे, सब कोई मुझे उदास दिखाई दे रहे थे। एंड होसर हैड ब्रॉट एंड ओल्ड प्राइमर, जो होसर था वो अपने साथ एक पुरानी प्राइमर यानी कि जो प्राथमिक, जो आपने पढ़ा होगा कि जब हम शुरू में स्कूल जाते हैं तो शुरू में स्कूल जाते हैं तो हमें अल्फ़ाबेट से रिलेटेड या फिर हमें जो काउंट है, टेबल है, उनसे रिलेटेड एक किताब मिलती है जिसको हम पुराने ज़माने में कायदा के नाम से जानते थे। लेकिन वो पुरानी किताब जो है वो बूढ़ा होसर अपने साथ लेकर आया था। कह सकते हैं अल्फ़ाबेटिकल या फिर हम कह सकते हैं बेसिक बुक है, वो बेसिक बुक है वो जो होसर अपने साथ लेकर आया था। थम्ड एट द एजेस, और जो उस किताब के किनारे थे वो किनारे क्या हुए थे? थम्ड हुए गए। थम्ड का मतलब होता है वो किनारे गल चुके थे, यानी कि वो मुड़ चुके थे। कई बार नहीं, बार बार वो किताब को खोलते तो कोने मुड़ जाते हैं। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन द नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और इसने अपने इस किताब को अपने घुटनों पर कहाँ रख रखा था? अपने घुटनों पर रख रखा था। एंड इज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, और उसका एक बड़ा सा चश्मा भी था, और वो बड़ा सा चश्मा इस किताब के ऊपर रखा हुआ था। कहाँ रखा हुआ था स्टूडेंट्स? उस किताब के ऊपर रखा हुआ था। ओके, नेक्स्ट है वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, किंतु जब मैं इन सब के बारे में आश्चर्य कर रहा था, जब मुझे इस सब चीज़ों के बारे में देखकर अचंबा हो रहा था, मिस्टर हेमल माउंटेड हिज चेयर, तो मिस्टर हेमल जो थे वो अपनी चेयर पर आकर बैठ गए। इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैज यूज्ड टू मी, और उसी गंभीरता से और उसी विनम्र आवाज़ में, जिस विनम्र आवाज़ से उन्होंने मुझे बोला था, माई चिल्ड्रन, ठीक है, यानी कि मुझसे जिस तरीके से, जिस लहजे में बात की थी उसी लहजे से वो क्लास के सामने आकर क्या कर रहा है? बात कर रहा है। माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये आज अंतिम अध्याय है, अंतिम पाठ है जो मैं तुम्हें आज पढ़ाऊँगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेक एंड लोरेन। ओके, तो फ्रांस के दो मुख्य शहर जो थे वो पर्शियन हाथों में चले गए थे, एल्सेक और लोरेन। तो बर्लिन से एक आदेश आया है कि हमें यहाँ पर केवल अल्सेक और लोरेन के स्कूल में जर्मन भाषा पढ़ाने की ही अनुमति है, यानी कि अल्सेक और लोरेन के जो स्कूल हैं उसमें कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जानी है? अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जानी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्रांसीसी चैप्टर मैं पढ़ाने वाला हूँ वो आज अंतिम होगा। इसके बाद आपको फ्रांसीसी लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, बल्कि कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी? केवल जर्मन लैंग्वेज ही आपको पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और तुम्हारे नए अध्यापक वो हैं वो कल आ जाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये तुम्हारा अंतिम पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, इसलिए तुम इसे बड़े ध्यान से सुनना। ओके, दिस इज द today's class and I will teach you rest of the chapter tomorrow. Okay, thanks.